मुजफ्फरपुर में 9वीं क्लास की एक छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चाकू से कई वार किए हैं और स्तन काट दिया है। सोमवार को पारू थाना इलाके के पोखर से लड़की की अर्धनग्न हालत में लाश मिली है। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। पीड़ित परिवार का कहना है कि 5 लोग घर पर आए और उनकी देखिए, जो बिहार मुजफ्फरपुर की घटना है, इस मुजफ्फरपुर में पहले भी हो चुका है। बालिका गृह सुधार गृह में हर तीसरे नंबर की लड़की प्रेग्नेंट पाई गई थी। और बिहार की हालत इतनी खस्ता है कि अगर हम क्राइम के मामले में देखें तो सबसे ज्यादा पीड़ित, वैसा तो पूरे भारत में ही दलित महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन बिहार में एक घटना के आंसू सूखते नहीं है, दूसरी घटना पूरे देश भर में हाईलाइट हो जाती है, आप तक हम तक पहुंचती है। जो मुजफ्फरपुर की ये घटना हुई है, ये 14 वर्षीय बच्ची है और 9वीं क्लास की छात्रा है। इस छात्रा के घर में पहले भी जातिवादी दंगाइयों ने, जातिवादी आतंकियों ने फरसे से, तमंचे से और जो गांव में कुल्हाड़ी या बर्छा होता है उससे हमला किया है। और उस हमले में एक बार इसके चचेरे भाई की जान जा चुकी है। इसके घर में पहले 3 मौतें इस रंजिश में हो चुकी। लेकिन जातिवादियों की जो नफरत थी इतने से शांत नहीं हुई, मतलब उस घर के पुरुषों को मारने से वो नफरत शांत नहीं हुई। तो संजय राय यादव ने इस 14 वर्षीय बच्ची को घर से उठाया, अपने साथ और 4 लोगों को गैंग बनाकर इसको उठाया। बच्ची को उठाकर उसको किसी पोखर, तालाब किनारे, कोई झोपड़ी झुग्गी जैसी इसने बना रखी होगी किसी ने, जहां पशुओं को रखा जाता है, ऐसी जगह पर बच्ची को लेकर गए, उठाकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उस बच्ची के साथ मिलकर इन सब लोगों ने सामूहिक रेप किया। और इतने से जब मन नहीं भरा तो बच्ची को गला दबाकर मार दिया। मरी हुई बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 50 से ज्यादा चाकुओं से वार किया और इतना ही नहीं, चाकू को घुमाया गया, उसके ब्रेस्ट को काट दिया। आप सोचिए, एक मरा हुआ शरीर पड़ा है और अब उसमें जान भी नहीं है कि वो चीखे, रोए ना, अब वो कुछ कह सकता है। लेकिन जातीय जो हिंसा है वो इतनी हद तक गुजरी हुई है कि मरे हुए शरीर पर भी वो अपनी जो नफरत है उस पर वार करके उसको शांत करना चाह रहा है। यानी बच्ची का रेप करके वो नफरत शांत नहीं हुई, उसके घर के पहले 3 लोगों को हत्या करके ये नफरत शांत नहीं हुई, बच्ची के पूरे शरीर पे चाकुओं से 50 बार वार करने पर ये नफरत शांत नहीं हुई, उसके स्तन काटने पर नफरत शांत नहीं हुई। उस बच्ची के मुंह में जब कपड़ा ठूंसा गया, वो चिल्लाई होगी, चीखी होगी, उसके शरीर का ऐसी कोई पार्ट नहीं जहां इंजरी नहीं हुई है। उसके हाथों की कलाई में, उसकी गर्दन में, उसके आंखों में, उसके एक एक बॉडी पार्ट्स पर इतनी इंजरी है कि डॉक्टर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान रहे होंगे। शैतान की भी रूह कांप उठे ऐसा देखकर। लेकिन हमारे देश में जातीय नफरत इतनी खून में सवार है, दिमाग पे सवार है कि ये छोटी मोटे अपराध करके नहीं मिटती। इसके लिए इंसान कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार है, संविधान को किनारे रखने के लिए तैयार है। समाज में क्या इज्जत और बेइज्जती होगी इसको रखने के लिए किनारे से तैयार है। उसकी बेटी ऐसे शैतान, ऐसे क्रूर दिमाग की बच्ची, उसकी खुद की एक बच्ची है, संजय राय की एक बेटी है, इसी उम्र की, जिस उम्र की बच्ची के साथ इसने ये सब कृत्य किया है। क्या वो बच्ची अपने बाप की ओर देख पाएगी? क्या वो बच्ची या उसकी माँ, उसके घर की कोई भी महिला उस व्यक्ति के पास भी बैठ पाएगी? क्या उसके जहन में वो डर, वो दहशत नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। ऐसी स्थिति में अगर हम ये सोचें कि बस वो लड़की केवल एक व्यक्ति का नफरत का शिकार हो गई, तो ये हमारा कहीं ना कहीं सोचना बहुत गलत है कि ये सिर्फ उसके साथ हुआ है और अभी हमारी बच्चियां तो बहुत दूर है ऐसे अपराधियों से, हमारी बच्ची सुरक्षित है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे अपराधियों की आप ये पहचान नहीं कर सकते कि वो अपराधी मुजफ्फरपुर में रहता है और हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या वो अपराधी बिहार में रहता है, हम दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, जातीय जो वायरस है, जातीय जो बीमारी है, वो देश के कोने कोने में एक एक व्यक्ति के मन में वास करता है और वो कहीं भी किसी भी वक्त हम पर टूट पड़ सकती है। हमसे नफरत निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, वो दिल्ली जैसे शहर में, जगह में हो सकती है। आपको शायद ध्यान हो, 1.5 साल पहले यही शमशान घाट में 9 साल की बच्ची को, वहां शमशान घाट में जो पुजारी था उसने उस बच्ची की हत्या की
और उसको वहीं जला दिया था, उसी शमशान घाट में, वाल्मीकि समाज की। और वो बच्ची हम लोग भी गए थे उस कॉलोनी में जहां से वो बच्ची उठाई गई थी। सिर्फ वो पानी भरने के लिए गई थी, और पानी भरने के लिए गई, उसी बहाने उस बच्ची को वहीं पे उसको पकड़ लिया और उसके साथ रेप किया, फिर उसको वहीं पर मार दिया। तो मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि भारत के अंदर अधिक बलात्कार की जो केसेस होते हैं, बलात्कार के मामले अधिक होते हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि भारत के अंदर बलात्कार के मामले ज्यादा होते हैं? कि जाति का फैक्टर है या कोई अन्य कारण है? दर्शकों को आप बताएं। देखिए, इसमें जाति एक बड़ा फैक्टर है। इसके बाद है हमारे समाज में पुरुषों की कंडीशनिंग कैसे की जाती है, उनकी परवरिश कैसे की जाती है। अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे राष्ट्र के अंदर अगर माएं अपने लड़कों को, बेटियों की इज्जत करना नहीं सिखा रही हैं, अपने घर की महिलाओं की इज्जत करना नहीं सिखा रही हैं, तो फिर वो बच्चा कल बड़ा होगा, वो एक नागरिक बनेगा, तो वो असभ्य नागरिक बनेगा, वो महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि ये, और जातिवाद भी कहीं बाहर से, समाज से नहीं सीखता, पहली क्लास उसको घर में ही दी जाती है। तो जब तक इस देश की महिलाएं ये नहीं समझेंगी कि महिला का सम्मान करना बेहद जरूरी है। अब आप कहेंगे कि मैं महिला होकर महिला के विरुद्ध बोल रही हूँ, कुछ लोग यहाँ हो सकता है कह सकते हैं कि भाई महिला होकर आप महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। मैं उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर रही हूँ, मैं उनके द्वारा जो दी गई कंडीशनिंग है उसको कटघरे में खड़ा कर रही हूँ। वो थोड़ी बदलनी चाहिए, और जब तक वो नहीं बदलेगी, सरकारें भी इस पर हम कुछ नहीं लगा पाएंगी। सरकार एक एक घर में आके नहीं आपके व्यक्ति को रोक सकती कि भाई ये मत करो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, एक तो ये बात हो गई कि भाई कंडीशनिंग जो होती है उनकी ऐसी नहीं होती कि वो महिलाओं की इज्जत करना सिखाएं। और दूसरा, इस देश के अंदर जो शासन प्रशासन है उसमें भी वही लोग हैं जिनकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है कि महिलाओं की इज्जत करना। वो भी जातिवादी सोच। यस, जातिवादी सोच के हैं और पुरुषवादी सोच के हैं। दोनों सोचें बहुत बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि ये हावी होते हैं हमारे दिमाग पर। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर प्रशासन चाह ले और शासन भी चाह ले कि एक रेप नहीं होगा, एक चोरी नहीं होगी, तो ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि किसी की बेटी घर से अपहरण करना तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी का खिलौना भी नहीं चुरा सकता, खिलौना भी नहीं चुरा सकता है। क्यों? क्योंकि दहशत किसके मन में होगी? चोरी करने वाले के मन में दहशत होगी। आज चोरी करने वालों के मन में दहशत नहीं है, तो इसलिए वो अपहरण भी करना छोटी सी बात समझते हैं कि किसी का खिलौना चुरा लेना जैसा ही वो किसी की बेटी को उठा लेना समझते। मतलब वो चोरी करके सामान घर लाएगा तो माँ उसे डांटेगी नहीं और रोकेगी नहीं। करेक्ट, माँ उसको बढ़ावा देती है। बिल्कुल। अगर उस वक्त उसको पुलिस की धमकी दी जाए, माँ कहेगी बेटा देख जेल जाना पड़ता है, ये अपराध है, ऐसा नहीं करना। अगर माँ छोटी सी चोरी करने पर बच्चे को रोकेगी, पनिश करेगी, तो बच्चा कल को वो कभी चोरी नहीं करेगा। और अगर नहीं करेगी, इग्नोर करेगी या हंसेगी या उसको हल्के में लेगी, तो आज वो छोटी चीजें चुरा रहा, कल वो किसी की बहन बेटी उठा कर ला सकता है और वही कल के रेपिस्ट बन जाते। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पहले अपनी परवरिश में परिवर्तन करें। हम अपनी परवरिश को हम इतना बेहतर करें कि हमारे बच्चों के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान आए, और जो कास्टिज्म हमारे दिलों में बहता है, महिलाओं में बहता है। मैं ये मानती हूँ कि जातिवाद की जो जड़ है उसको मजबूती से जो पकड़े हुए है वो इस देश के अंदर पुरुष भले ज्यादा नहीं पकड़ता हो, लेकिन महिला उसको कस के पकड़े हुए है। और जो पुरुषवादी मानसिकता है, पुरुष भले ही उसको कम ध्यान दे महिला के ऊपर, लेकिन महिला के ऊपर पुरुषवादी सोच का ज्यादा ध्यान रखती है कि ऐसे क्यों कर रही हो, ये क्यों आर्ग्यूमेंट हो रहा है, या क्यों पढ़ना चाहती हो, पढ़ के करना क्या, रोटी तो बनानी है, और तुम्हारा जीवन में काम ही क्या है, बच्चे पैदा करो, घर संभालो, इसके अलावा तुम्हारा कोई मकसद नहीं है इस जीवन के अंदर। तो ये जो सोच महिलाओं ने महिलाओं के बीच में डाली है, कोई महिला कुछ न्यू करना चाहेगी, अलग करना चाहेगी, समाज में घर से निकलेगी, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन खड़ा होगा वो पुरुषों की ओर से नहीं होगा, महिलाओं की ओर से होगा। पहले परिवार की, फिर मोहल्ले की, फिर पूरे समाज की। तो पुरुष को पुरुष बढ़ते हुए देख सकता है, सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन महिला को बढ़ते हुए एक महिला नहीं बर्दाश्त। ये आप घर में भी देखेंगे, देवरानी की अगर तारीफ ज्यादा होगी तो जेठानी को बुखार आ जाएगा। जेठानी की अगर घर वालों ने खाने की पसंद ज्यादा तारीफ कर दी तो नंद को बुखार आ जाएगा। यानी घर की औरतें आपस की राजनीति में चार रिश्ते होते हैं, उन्हीं 4 रिश्तों के उसमें उलझी हुई है। हम आते हैं कि आपने सही कहा कि जातियों का बहुत फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है जी देश के अंदर। जाति मायने रखती है, बलात्कार से जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि जो निर्भया कांड हुआ उसमें भी एक विशेष जाति के अपराधी थे। हाथरस कांड हुआ जी, मनीषा वाल्मीकि वाला, उसमें भी विशेष जाति के ही लोग थे, सवर्ण, वहां भी सवर्ण नहीं थे। मुजफ्फरपुर में भी ये जाति के वही लोग हैं, मानसिकता के जी, भले पिछड़े वर्ग हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को जाति में जातिवादी सोच के गुलाम है जी। तो आखिर क्या कारण है और इससे कैसे हम, इसका क्या समाधान है?
क्या रास्ता निकालना चाहिए, क्या सरकार और जो देश की न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, इस पर कोई कानून कड़ा क्यों नहीं बनाना चाहिए? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि दलितों की जो बेटियां हैं उनके साथ जो होता है वो पुलिस को भी नहीं लगता, वो भी सीरियस नहीं लेती। उन्हें लगता है कि किसी की भेड़ बकरी चुर गई, किसी की भैंस मर गई, किसी की गाय चुर गई, तो अगर सवर्ण क्लास की बकरी भी चुर जाएगी तो प्रशासन एफआईआर दर्ज करेगा। लेकिन दलित वर्ग की अगर बेटी बहन भी उठ जाएगी तो एफआईआर नहीं होगी, पहला कारण। दूसरा कारण, समाज। अगर सवर्ण क्लास की बच्ची के साथ कुछ होगा तो मीडिया उसको उस व्यक्ति की बेटी नहीं बताएगा, पूरे देश की बेटी बताएगा, और पूरे देश के अंदर भावनात्मक ज्वाला ऐसे विस्फोट करेगा कि लोग उसके न्याय के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। लेकिन जब दलित की बच्ची के साथ होता है तो मीडिया उस खबर को ना चला करके नेता के कुत्ते के गुम होने की खबर चला सकता है। ज्योतिष की 4 जो बातें हैं कि ये वाली अंगूठी पहनो, समोसे के साथ चटनी खाओ, बाबाओं की ये कथा चला सकता है, लेकिन दलित की बच्ची के साथ जो रेप हुआ उसको नहीं चला। यानी उसके लिए कुत्ते के खोने की खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है दलित की बच्ची की हत्या के सामने। उसके लिए किसी नेता के द्वारा ट्विटर पे ब्लॉक हो जाना बड़ी खबर है। उसके लिए इस देश के अंदर किसी बाबा ने कौन सा प्रवचन दिया, ये महत्वपूर्ण घटना है, ये बड़ी खबर है। गोबर से नहाने से रोग मिट जाते हैं, गोमूत्र पीने से कैंसर खत्म हो जाता है, ऐसी खबरें उनके लिए खबरें हैं। लेकिन दलित की बच्ची के साथ अगर जानवरों से भी ज्यादा सलूक बदतर किया गया है तो उनके लिए वो खबर नहीं रखती। इसीलिए देश की आम जनता तक इन बच्चियों का दर्द नहीं पहुंच पाता और इनको न्याय नहीं मिल पाता। यही कारण होता है कि जो अपराधी होते हैं, अपराधियों का हौसला अगली घटना को करने के लिए बुलंद हो जाता है। अगर मीडिया, प्रशासन, समाज अगर पीड़िता के साथ खड़ा होता है तो अपराधियों का हौसला परस्त होता है, उनका हौसला डाउन होता है। अगर मीडिया, समाज, नेता और पुलिस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पीड़िता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो लड़की के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, तो जो अपराधी हैं उनका हौसला डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको देख करके और 1000 लोगों में, लाख लोगों में एग्जाम्पल जाता है, एग्जाम्पल सेट होता है कि देख ज्यादा मत करना, उसका तूने हाल देखा था क्या हुआ था, जमानत भी नहीं मिली। और अगर वो बच जाता तो 1000 लोग कहते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अरे बेच देंगे 1 बीघा जमीन, बेच देंगे 1-2 बीघा जमीन, करा लाएंगे जमानत। जब इस देश के अंदर आप देख रहे हैं आसाराम, राम रहीम बार बार पैरोल पर आते हैं जबकि उन पर अपराध सिद्ध हो चुका है, वो रेप में, मानव तस्करी में, शरीर अंगों की तस्करी में, अपने आश्रम के युवाओं को नपुंसक बनाने में, ऐसे अपराधों में वो साबित हो चुके हैं और इन अपराधों की उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है। उसके बावजूद अगर इन लोगों को बार बार सरकार और कोर्ट, आप कोर्ट पर देखिए, मैं न्यायपालिका की बात कर रही हूँ, न्यायपालिका में कैसे लोग होंगे कि ये ऐसे लोग जेल में पिकनिक जैसे मनाने, जितने तो हम जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वैसे वो जेलों में जाते हैं और चले आते हैं, जाते हैं और चले आते हैं। जब ऐसे लोग बार बार जाकर आ रहे होंगे तो आम जनता के जो समाज में छोटे मोटे अपराधी होंगे अब वो बड़े अपराधी बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ता है, मतलब कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे अपराध की घटनाएं, खासकर बलात्कार की घटनाएं, गैंगरेप की घटनाएं, गैंगरेप के बाद उसका सर कुचल देना, उसके अंगों को काट देना, उसको बेरहमी से मार देना, एसिड डाल देना, आखिर ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं। इन घटनाओं के निरंतर होने का क्या कारण है, जबकि अपराधी सेम सजाओं में जेल में भी है आज? क्या ऐसा कारण है कि घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तो ये है जुडिशरी, कि ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत फांसी की सजा नहीं सुना। ठीक है, केस चलते रहते हैं, तारीखें मिलती रहती हैं, पैरोल मिलती रहती है, वो बाहर भी घूमते रहते हैं, अंदर भी चले। पहला, इस देश के अंदर जुडिशरी जो है पूरी तरीके से भ्रष्ट है और वो न्यायपालिका सिर्फ नाम है उसका, वह पैसों से बिकता है। ठीक है, पहला सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, पुलिस जहां से जांच शुरू होती है, जहां से फर्स्ट इंफॉर्मेशन पीड़िता देती है, तो उसकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जिस जगह जाती है, जिसको थाना कहते हैं या चौकी कहते हैं, वहां पर उसको अटेंशन नहीं दी जाती। जैसे तैसे करके चप्पल घिस के अगर अटेंशन मिल भी जाए तो जांच सही तरीके से नहीं की जाती, जांच को मिसगाइड किया जाता है, जांच में उल्टा पीड़िता को ही अपराधी दोषी बनाकर दिखा दिया जाता है। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो जांच तक ही सिमट कर रह जाते हैं, समझौते पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां हौसला बढ़ता है। चौथी बात, जो नेता हैं, नेता ऐसे अपराधियों के साथ गले मिलते हैं, ऐसे अपराधियों से
संरक्षण देकर ऐसे अपराधियों से जगह जगह दंगे करवाते हैं, क्योंकि नेताओं को गुंडे पालने पड़ते हैं, गुंडे समय समय पर काम आते हैं। तो ये सरकार से संचालित होते हैं, सरकार का संरक्षण इनको होता है, लोकल नेताओं के साथ इनकी अच्छी पैक्ट होती है, अच्छा इनके साथ में उठना बैठना होता है, और वो उनको बचाने के लिए आदेश करता है लोकल थाने को, लोकल चौकी को, कि ये मेरा आदमी, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, चाहे कैसे भी मिसगाइड करो। और पुलिस के ऊपर दबाव होता है और प्रेशर में वो उसको करना भी पड़ जाता है। तो ये बड़े कारण हो गए 3। पहला न्यायपालिका, पहला थाना, फिर नेता, उसके बाद न्यायपालिका। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है समाज। समाज एक अपराधी को, एक रेपिस्ट को अपने आसपास में पचा लेगा, एडजस्ट कर लेगा, लेकिन रेप पीड़िता को एडजस्ट नहीं करता। लोग किस कुंठा में ये निकालते, क्या मानसिकता है कि देख मुझे कुछ नहीं कहेगा समाज, तुझे जीने नहीं देगा, तेरे साथ अगर एक दिन भी मैंने ऐसा कर दिया तो। कितनी बड़ी धमकी है ये। आप इसको, कोई सुनेगा तो इसको छोटा मान सकता है, लेकिन ये पूरे समाज की सोच पर प्रश्न चिन्ह है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरा बिगड़ेगा, क्योंकि मैंने तुझे अगर ऐसे भी टच कर दिया तो समाज तेरी जिंदगी हराम कर देगा जीना, मेरा क्या बिगाड़ेगा, कोई मेरे को कुछ कहने वाला नहीं है। तो चौथा फैक्टर समाज की सोच। अब सवाल ये उठता है कि कोई बच्चा पैदा होता है जी, उसे न जाति का पता न धर्म का पता, ठीक है, वो एक प्योर बच्चा होता है जिसका दिमाग एकदम शांत और अच्छा होता है, स्वस्थ होता है। फिर वो कैसे एक दिन एक बड़ा शैतान बन जाता है, बड़ा एक बलात्कारी अपराधी बन जाता है। आखिर वहां से पैदा होने से और बलात्कारी तक बनने, उस घटना को अंजाम देने तक के बीच का जो सफर है उसका, वो क्या है ऐसा कारण वहां पर जो वो इतना बड़ा स्टेप ले लेता है, तो किसी की हत्या कर देता है, और वो किसी को बलात्कार करने के बाद, उसको मरने के बाद भी उसके अंग काटता रहता है, इतना पागल शैतान जैसा हो जाता है। देखिए इसके पीछे ना एक तो हमारे घर परिवारों का माहौल, कि वहां बच्चे को कैसे ट्रेंड किया जाता है। आप देखेंगे कि घरों में क्या होता है, बेटे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ को बताते हैं तो माँ खूब हंस हंस के सुनती है बेटा ऐसा हुआ था। और बड़ा लड़का अगर गलत करके भी आ रहा है, पीछे के दरवाजे से छुप के भी आ रहा है, दारू पी के भी आ रहा, कुछ भी करके आ रहा, तो माँ चुपचाप उसे आंचल में छुपा लेगी, ठीक है। और ये इसको कहेंगे पुत्र मोह। महिलाओं को पुत्रों के साथ कुछ ज्यादा होता है, इसलिए उसके अपराधों को भी वो छोटी छोटी गलती मानकर माफ करती जाती है। बाद में वो इतना बड़ा अपराधी हो जाता है कि अब माँ के भी बस की नहीं रहता। एक समय ऐसा आता है कि वो माँ पर भी गलत नजर रखने लगता है। ऐसे बहुत सारे केस हुए जहां बेटों ने माँ के साथ कोई अभद्रता करने में कमी नहीं रखी, भाइयों ने बहनों तक को नहीं छोड़ा, पिताओं ने बेटियों तक को केस आप देखते होंगे, लगातार ऐसी ऐसी वीडियो आ जाती है जो अभी आई। तो ये कारण यही है कि पुत्र मोह। पहला मैं कंडीशनिंग में जो उसकी फैमिली कंडीशनिंग होती है, मैं वहां पे ये सबसे पहली बात यही रखती हूँ कि पुत्रवादी सोच, पुरुषवादी सोच उस लड़के को, उस बच्चे को इतना, आपने देखा होगा कि लड़कियां, महिला क्यों नहीं ऐसे इस तरह से गैंग रेप करती किसी पुरुष को उठाकर, क्योंकि लड़की थोड़ी भी गलती करती है तो घर वाले उसको टाइट करते, और यही कारण है कि वो ऐसी गलती करने से बचती है। अगर लड़की लेट आएगी तो उसको तुरंत उसके साथ बात की जाएगी, क्यों, उसका हिसाब लिया जाएगा टाइम का, लड़के से नहीं लिया जाता। यही कारण है कि वो अपने टाइम का हिसाब, उसे पता है हिसाब नहीं देना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपना कुछ भी कर सकता है। ये वो जो छूट उसको दी जाती है, ये छूट घर से दी जाती है। उसके बाद जब लड़का अपराध करके आता है तो माँ उसको डांटने की बजाय छुपा लेती। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी बेटे ने किसी बच्ची का, किसी महिला का अगर रेप किया है, यहाँ तक कि 4 साल 5 साल तक की बच्चियों का भी रेप हुआ है, होता रहता है। किसी भी उस व्यक्ति की माँ ने, बहन ने, उस घर की किसी भी महिला ने उस व्यक्ति के खिलाफ जाकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई है कि इस व्यक्ति ने, या मेरे भाई ने, मेरे पति ने, या मेरे बेटे ने एक बच्ची के साथ गलत किया और इसको सजा होनी चाहिए। ऐसा एक भी केस मेरे सामने नहीं आया अभी तक। उल्टा वो जमीन बेचकर कर्ज लेकर केस लाते हैं। अपने आदमी को भी, अपने घर के पुरुषों को भी समझाएगी कि इसको बचाओ। तो जिस दिन महिलाएं, जिस दिन माएं अपने बेटे के खिलाफ इस तरह की गलत करने पर थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगी, उस दिन उनमें दहशत बैठेगी। जिस दिन बहनें अपने भाई के खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगी कि मेरे भाई ने अपराध किया है तो मैं इसके साथ नहीं हूं, जिस दिन उनकी पत्नियां ये कहेंगी कि मेरा पति अगर किसी बच्ची के साथ करके आया है तो मैं इसको माफ नहीं करूंगी, मैं इसको घर में अपने साथ जगह नहीं दूंगी, इसके साथ जीऊंगी नहीं, जिस दिन ऐसे केस बनने लगेंगे, जिस दिन अपराधियों के खिलाफ खुद उसके घर की महिलाएं बिल्कुल छेड़ देंगी और उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, उस दिन देश की हर बच्ची सुरक्षित हो जाएगी।
लेकिन लगता क्या उस वक्त महिलाओं को कि अरे मेरा को बचा लो कैसे भी करके, आप चाहे घर बेचो, जमीन बेचो, गहना तक दे देंगे, आप इसको बेचो, जमानत करा के लाओ। उल्टा जिस बच्चे के साथ हुआ उसमें कमियां ढूंढेंगे, अरे रात को क्यों निकली, ऐसे क्यों निकली, इसने उकसाया होगा, ये वहां क्यों गई, मेरे लड़के के आगे पीछे आई क्यों, इसे आना ही नहीं चाहिए था। मतलब तेरा लड़का लड़का नहीं है, पागल सांड है, पागल खाने से छूटा हुआ एक मानसिक रोगी है क्या, जो किसी भी बच्ची को मिलेगा उस पर टूट पड़ेगा। तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे बड़े बड़े अपराधों की भूमिका तैयार हो। व्यक्ति का माइंड स्क्रिप्ट लिखने लगता है जब उसको ये लगता है कि मैं बच रहा हूं, तो अब वो आगे की भी तैयारी शुरू कर देता है। और ऐसी ही माओं के, ऐसी ही बहनों के, ऐसी ही पत्नियों के घर के पुरुष ऐसा अपराध करके जरा संकोच नहीं करते, जरा दहशत में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है घर की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं मुझे बचाने के लिए पूरा जोर लगा दें। तो जिस दिन महिलाएं इनके खिलाफ खड़ी होंगी, जिस दिन माएं थाने में जाएंगी, पीड़िता से पहले जिस दिन उस व्यक्ति की माँ बहन थाने जाकर ये कहेगी कि तू गलत करके आया तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ी होंगी, बल्कि मैं तेरे अपराध के खिलाफ खड़ी होंगी, उस दिन इस देश में ही क्राइम रुक जाएंगे। बिल्कुल ये सच है। तो कम्युनिटी के, जाति के नेता, कर्मचारी, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता ये जाति के जो अपराधी है उसके साथ खड़े ना होकर अगर उसको समझाते हैं, परिवार की माँ, परिवार के अन्य सदस्य जी अपराधी के अपराध करने पर अगर थाने जाकर एफआईआर कराते हैं या उसके साथ सख्ती से पेश आते हैं, तो ये अपराध कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो अब आप अपनी तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगी? एक तो प्रोसेस प्रक्रिया होती है कि घटना घट चुकी है, बच्ची का रेप हो चुका है, रेप के बाद उसकी हत्या भी कर रहे हैं लगातार, तो ऐसा क्या है आपके पास, क्या ऐसा सुझाव देना चाहेंगी कि ये घटना हो ना, इस घटना से पहले ही कैसे अपराधियों को रोका जा सकता है अपराध करने से, और किसी बहन बेटी की, बच्ची की जो जिंदगी है उसका जीवन बचाया जा सकता है? देखिए, मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, अगर किसी बच्ची के साथ कोई माइनर छोटा भी कोई कहीं बच्ची के साथ स्कूल में, रास्ते में, ऑफिस में कहीं कुछ हो रहा है किसी महिला के साथ और वो घर में बताना चाह रही है, तो पहले तो घर वाले उसको अटेंशन दें, उसकी बात को गंभीरता से सुने और उसके साथ खड़े हों, ताकि और सही गलत का पता लगाएं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर वो वास्तव में पीड़ित हो रही है तो उसके सपोर्ट में खड़े, क्योंकि छोटी उस पर अगर वो आपको बता रही है तो आपको अगर तब खड़े नहीं होंगे तो फिर बड़ा अपराध हो जाएगा। बता रही है तो उसकी गलती नहीं है सीधा। हाँ, यहाँ ये भी बात है, तो उसकी बात को आपको अटेंशन देनी चाहिए, पहली बात। ये मैं परिवार के लिए कह रही हूँ। दूसरी बात, अगर हमारा लड़का, मैंने अभी लड़की के लिए कहा, अब मैं दूसरी तरफ लड़का, दोनों पक्षों पे, अगर हमारा लड़का किसी महिला के साथ, किसी बच्ची के साथ या किसी भी अन्य महिला के साथ किसी भी तरह की ओछी बात करता है या टोंट कसता है या बेइज्जत करने की कोशिश करता है, मैं सिर्फ बेइज्जत करने पर ही रोक रही हूँ, अगर आप बेइज्जत करने पर ही रोक लेंगे तो कल को वो रेप कभी कर ही नहीं सकते। वो इतने से समझ जाएगा कि नहीं, महिला की रिस्पेक्ट कर, और ये गलत है यार। जब वो इस लेवल पे आप रोक लेंगे कि नहीं, महिला, किसी भी महिला को जो ट्रोल नहीं करना, किसी महिला को रंग के आधार पे, शरीर के आधार पे या बनावट के आधार पे या किसी महिला को उसके अंगों के आधार पे आप उसको टोंट नहीं कर सकते। आप उसमें उस जो काम कर रही है उसके काम में आलोचना कर सकते, उसके काम में, उसके विचारों में कि उसको क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, और इससे आपका कोई लेना देना है या नहीं है, ये भी बहुत फर्क मैटर करता है। ये भी नहीं कि कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा और तुम उसको रोकने के लिए नए नए तरह के उस पर आलोचनाएं कर रहे हैं। तो जब कोई हमारा बेटा किसी लड़की के बारे में कोई आपराधिक मानसिकता की कोई भी छोटी शुरुआत करे तो आपको रोकना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर, अगर वो कर चुका है, ऐसा भी नहीं है, कई जगह ऐसी स्टेज आ गई कि वो कर चुका है, तो उस अपराध में उसके साथ खड़े ना हो, सीधा बोले कि बेटा प्यार बहुत करते हैं, हमारी संपत्ति सब कुछ तेरे लिए है, हमारा प्यार दौलत सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन तेरा अपराध उसके संरक्षक हम नहीं है। बिल्कुल। तो उस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि यार प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन गलती करने पे ये लोग मेरा साथ नहीं देते, तो वो दोबारा गलती नहीं दोहराएगा। और अगर करेगा भी तो उसे ये पता रहेगा कि अब आर और पार मेरी जिंदगी खत्म है, मेरा कोई पीछे नहीं खड़ा, अपने दम पे करेगा, कोई बचाने वाला। और किसी भी व्यक्ति का अकेले दम पर अपराध करने की कोई हिम्मत नहीं होती। तो ये तीसरी बात। अब आते चौथी बात पर कि जब कोई बच्ची के साथ हो, मैं अब उन पीड़िताओं से कहना चाहूंगी, तो आप उस बात को ये ना सोचें कि ये इग्नोर करने वाली बात है। आप एक बार, फर्स्ट टाइम हो सकता है आप इग्नोर कर दें कि कोई व्यक्ति हल्की फुल्की कोई बात हुई आपने खत्म कर दी। अगर वो दूसरी बार हो रही है तो आप अपने घर में जरूर बताएं, और अगर वो तीसरी बार भी हुई है वही माइनर गलती, तो आप थाने जा सकते हैं, आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद
आप एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं और एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी आपके साथ क्राइम हुआ और आप एफआईआर दर्ज करा चुकी हैं और आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम आपको ये नंबर देते हैं। नीचे नंबर चल रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल कर कभी भी कर सकते हैं। आप हमारे नंबर पर फोन करके आप हमें अपने केस के बारे में बता सकती हैं। हम आपको फ्री इसके लिए कंसल्ट करेंगे, एडवाइस भी देंगे और एफआईआर कराएंगे हम बिल्कुल, किसी भी सूरत पर, ताकि ऐसी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। आपके संबंधित थाने से हम बात भी करेंगे कि आखिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं से फोन जाता है किसी, आप इस बात की भी गंभीरता को समझिए, अगर आप थाने गए और आपकी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आपके फेवर में किसी एनजीओ का, किसी संस्था का या किसी एक्टिविस्ट का फोन जाता है, तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, क्योंकि वो वहां मजबूर हो जाता है कि अब ये जो मामला पब्लिकली होने वाला है, और पब्लिकली होने से जो प्रशासन डरता है क्योंकि उसकी किरकिरी होती है। पुलिस को भी हम बांधने का तरीका है, पुलिस भी कानून के दायरे में आता है। बिल्कुल, कानून को पुलिस भी नहीं तोड़ सकती। पुलिस का काम रक्षा का, सुरक्षा का, जनता के लिए पुलिस बैठी, तो उसका काम है कि वो एफआईआर दर्ज करे। पुलिस अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर पुलिस के खिलाफ एफआईआर भी होती है। बिल्कुल। तो अब इसके बाद अब हमने बेटे के लिए बता दिया, हमने पीड़िता के लिए बता दिया, हमने बेटी के लिए बता दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं पूरी सोसाइटी को संदेश देना चाहती हूँ। पूरी सोसाइटी, मैं भी उसका अंग हूँ, आप भी उसका अंग है, हम सब उसका अंग है, कि आप रेपिस्ट का संरक्षण मत करिए, आप रेपिस्ट के पक्ष में खड़े मत होइए। जिस दिन आप पीड़िता के पक्ष में खड़े होने लग जाएंगे, उस दिन आपकी बेटियां, आपकी बच्चियां जो अभी गर्भ में पल रही हैं या जो अभी पैदा हो रही हैं, जो अभी आपके घर में किलकारियां दे रही हैं या जिनकी आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं, वो सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल, बलात्कारियों को इतना भी मत बना दो कि वो आपके घर में ही बलात्कारी बन जाए, हर जगह आपको बलात्कारी दिखाई दे। इस बढ़ते अपराध को, इन बलात्कारियों की संख्या को रोका जाना चाहिए, क्योंकि बेटी आपकी है, आप दूसरे की बेटी को भी बेटी समझे। आपको पता है कि बच्चियों के साथ बाहर के अपराधी का सामना उसका जब वो यंगस्टर हो जाती है तब होता है। पहले ही उसके साथ बैड टच के जो अपराधी होते हैं उसके घर के आसपास के पुरुष होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट है। ठीक है, उसके रिश्तेदार होते हैं या उसके पापा के कुलीग्स, फ्रेंड्स, या उसके माँ के कुलीग्स या फ्रेंड्स या मिलने जुलने वाले लोग, उनमें के लोग होते हैं। तो जो एक चीज है कि लड़की या वुमेन्स को एक, भले वो कितनी बुद्धू है, अगर वो पागल भी हो गई है, मैं इस स्टेज तक कह रही हूँ, अगर वो पागल भी हो गई है, वो ना समझ भी है, अगर भोली भी है, सीधी भी है, या किसी भी तरह से अनपढ़ भी है, तब भी वो गुड टच और बैड टच को समझती है। ठीक है, किसी भी और वो छोटी सी उम्र, जब तक वो 4-5 साल की होती है, उस उम्र तक भी वो समझती है कि गुड टच है या बैड टच है। बस वो मतलब बता नहीं पाती कि ये जो रिश्ता है क्या वास्तव में ये बैड टच कर रहा है, क्योंकि वो करीबी होता है। तो उसे ये बताते हुए या महसूस करते हुए ज्यादा समझने में या बताने में वो कंफ्यूज होती है, सिर्फ कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, बस बताने में कंफ्यूज होती है, बाकी वो समझने में कंफ्यूज नहीं होती। तो यहाँ अपने बच्चियों का ये भी ध्यान रखें कि वहीं से उनके साथ जो छोटी छोटी चीजें होती हैं तो वो हल्के में ना लें, बच्चियों के ऊपर नजर रखें। और मैं एक माँ होने के नाते मैं सबसे बड़ी बात कहती हूँ, अपनी बच्चियों के लिए, चाहे आपका कितना भी करीबी रिश्ता है, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ मत करिए। एक नजर आप रखिए, रिश्तों में विश्वास बहुत जरूरी है, रिश्ते बिना विश्वास के नहीं चलते, लेकिन एक नजर अपनी बच्चियों की सुरक्षा पे दे। ये मैं समाज के लिए संदेश दे रही हूँ, जिसके घर में भी बच्ची है, बेटी है। तो आप लोगों के पास हमारा नंबर पहुंच चुका है। अगर आप पीड़िता हैं, आपके साथ वास्तव में ये सब घटनाएं घटी हैं और आपने थाने में एफआईआर करा दी है और आपकी एफआईआर पे अब कार्रवाई नहीं हो रही है, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पुलिस के साथ बात करेंगे क्यों नहीं हो रही है और आपके केस को कितना हम मजबूत कर सकते हैं, वो हम आपके केस को जानकर और समझ कर ही बता सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम इजाजत लेते हैं। तो आपने सुना पूरी चर्चा को, बड़ी बारीकी के साथ निर्देश जी ने बताया एक एक मुद्दे को, एक एक जो जातिवाद है, जो बलात्कार है, उसके पीछे का क्या कारण है आखिर। तो अब आप को नंबर भी एक दिया गया है नीचे, अगर आपको लगता है। और एक और मैं बात जाते जाते कहना चाहूंगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को, पुरुष या महिला को, लड़की हो या लड़का हो, अगर आपको लगता है कि वो लड़का नहीं बता रहा है या आप संदिग्ध है, वो लड़का व्यक्ति कोई भी हो कि वो इस प्रवृत्ति का है, आपराधिक प्रवृत्ति का, या किसी ऐसी घटना को वो अंजाम दे सकता है जल्दी में, तो आप लड़की के पेरेंट्स को, लड़के के पेरेंट्स को बताएं और पुलिस को भी आप सूचित कर सकते हैं। अन्यथा
आप हमें बताएं। और आप ऐसा करने से, आपके ऐसा करने से किसी की जान बच सकती है, किसी की इज्जत पर दाग लगने से बच सकता है। तो आप बेधड़क होकर, निश्चिंत होकर आप हमें सूचित कर सकते हैं। अगर वहां कोई नहीं सुन रहा है तो आप किसी अपराध को होने से बचा सकते हैं और आपका यह काम किसी की जान बचा सकता है। तो साथियों, इसको बड़े गंभीरता से लें। ये देश के लिए गंभीर समस्या है, गंभीर मुद्दा है कि आए दिन ऐसी घटनाएं निरंतर घट रही हैं। लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो रही है, भाईचारा, मानवता खत्म होता जा रहा है और अंदर जो जानवर है वो पनपता जागता जा रहा है। जानवर, कई घटनाएं तो ऐसी हैं कि जानवर भी अगर देख ले तो उसको भी शर्म आ जाए। ये मुजफ्फरपुर की घटना वही है और कोलकाता में भी वही डॉक्टर के साथ, एक लेडी डॉक्टर के साथ भी बलात्कार की घटना हुई है। वहां भी आंदोलन चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई आंदोलन बलात्कार के उसमें चलता रहता है। मणिपुर में नंगा कर मणिपुर में भी देखा आपने किस तरह से शर्मसार किया गया एक नारी की इज्जत को, शक्ति को। तो हम चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आप जुड़िए, आप बात करिए, हमें बताइए। तो इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं, मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। जय हिंद, नमस्कार।